हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 31 दिसंबर। आज है साल का आखिरी दिन, 2024 का लास्ट डे। आज की वीडियो में हम लोग आज के दिन का भी करंट अफेयर कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। लेकिन उससे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल 30 दिसंबर का रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, इसकी मेजबानी कौन करेगा? नेपाल करेगा। भारत और नेपाल के बीच होता है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की घोषणा के अनुसार सचिन तेंदुलकर को इसकी मानद सदस्यता दी गई है। इसके अलावा रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। और भाई पंजाब नेशनल बैंक जो है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। इसके अलावा गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन गया है सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विश्व मुक्केबाजी संघ ने एक नई एशियाई संस्था बनाई है। इसमें अजय सिंह, जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनको सदस्य बनाया गया है। और राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर संदीप शाह जी को। इसके अलावा अभी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत क्रॉलर डोजर लॉन्च किया है। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये AICTE और NQM के द्वारा लॉन्च किया गया। और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया है। इसकी क्विज और PDF MZT ऐप पर दी गई थी आपको। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो जाकर के उसे अभी सॉल्व कीजिए। फ्री क्विज, फ्री PDF। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई? तो ये बन गई दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ये मुंबई की लड़की हैं और इनकी एज है महज 17 वर्ष। तो 17 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं ना, 7 महाद्वीपों की कौन कौन सी हैं, यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची है माउंट किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कैसीसिसको, और दक्षिण अमेरिका की माउंट एकानकागुआ। माउंट एवरेस्ट एशिया में है। उत्तरी अमेरिका माउंट डेनाली, अंटार्कटिका का माउंट विंसन। ये एक नंबर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, स्टैटिक का ये पार्ट है। तो काम्या कार्तिकन इन सभी महाद्वीपों की सभी ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ गई हैं और तो और चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की विमेन बन गई हैं। तो मात्र 17 वर्ष की इनकी उम्र है। माउंट एवरेस्ट जब चढ़ी थी तब ये मात्र 16 साल की थी। 2021 में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, एक काम और करो, आज लास्ट डे है, 31 तारीख है, तो आप फटाफट से जाओ ग्रैंड फिनाले सेल का ऑफर का फायदा उठा लो। टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मिल रहा है 527 में, और ईयरली के लिए यानी 1 साल के लिए मिल रहा है 307 का। तो आप अभी बहुत बढ़िया मौका है, MZT कूपन कोड यूज करो और जो भी इनमें से प्लान हो आपको लेने का मन हो वो आप परचेज कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अभी लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम वाला पास प्रो ले लो, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आज के बाद ये दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत कितने बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुल 15 बाघ भेजे जाएंगे। बाघ यानी कि टाइगर, ठीक है ना। तो राजस्थान में 4 टाइगर, उड़ीसा में 3 और छत्तीसगढ़ में बाकी के भेजे जाएंगे 8, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत होगा। टोटल 15 टाइगर्स भेजे जाने हैं। तो यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देख पाओगे, MP शिफ्ट कर रहा है। तो 4 बाघ जो होंगे राजस्थान जा रहे हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कई बाघ अभ्यारण्य से लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप जानते हो 8 अभ्यारण्य हो चुके हैं बाघ के, मतलब 8 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वर्तमान समय में। अभी तक यहाँ पर 7 थे, लेकिन अब रातापानी भी नया एक टाइगर रिजर्व बन चुका है। टोटल यहाँ पर बाघों की संख्या 785 है, मतलब पूरे देश में 3800 बाघ हैं, जिनमें से 785 अकेले मध्य प्रदेश में है। इस वजह से इसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और ये लंबे समय से मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश से कुछ बाघों को इन राज्यों में भेजा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मध्य प्रदेश में के कुनो नेशनल पार्क में देखो रिवीजन करते रहो।
कुन्नूर नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। चीते पहले 8 लाए गए, फिर उसके बाद 12 लाए गए और उसके बाद हर साल 12-12 लाने की बात की गई है प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते लाए जा रहे हैं, कुन्नूर नेशनल पार्क में रखे जा रहे हैं। कुन्नूर नेशनल पार्क है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले कहाँ से लाए गए थे? नमीबिया से लाए गए थे। नमीबिया से लाए गए थे। फिर कहाँ से लाए गए? फिर साउथ अफ्रीका से लाए जाना शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका से लाया जाना शुरू हुआ है, उससे 100 आएंगे। नमीबिया से केवल 8 आए थे। ठीक है ना, ये बात याद रखना, प्रोजेक्ट चीता भी याद रखना। अगला, किस राज्य सरकार के द्वारा स्वर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो स्वर प्लेटफॉर्म SWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, गुजरात सीएम लॉन्चेस स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर से ओवरकम पाने के लिए, निजात पाने के लिए ये स्वर पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषणी टीम के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि राज्य में जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना, लैंग्वेज बैरियर को हटाना। गुजरात आया है, गुजरात के बारे में देखेंगे। गुजरात आप देखोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग हुए थे भाई? 1 मई 1960 को अलग हुए थे। गांधीनगर राजधानी होती है। भूपेंद्र पटेल जी यहाँ पर बीजेपी से सीएम है। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर है। गुजरात अपना बॉर्डर लगाता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तो अलग ही हुआ था 1 मई को, इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वैसे 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाते हैं। गुजरात में अगर झीलों की बात करें तो हमीरसर झील, कंकरिया झील, नल सरोवर, थौल झील ये प्रमुख झीलें हैं। गिर नेशनल पार्क याद रखना। गिर नेशनल पार्क से क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, वंशधर नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है। गरबा, डांडिया, रासलीला ये सब यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, 33 जिले हैं, 182 विधानसभा में सीटें हैं। यहाँ से 26 लोकसभा में और 11 जाती है राज्यसभा में सीटें। अब गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटीय सीमा वाला बॉर्डर लगाता है राज्य है। ठीक है ना, सबसे लंबी इसकी कोस्टल बॉर्डर है। दूसरा सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर है आंध्र प्रदेश का। अगला, दिसंबर 2024 में आईसीसी ने किसको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है? तो आईसीसी ने दोस्तों अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। वैसे आईसीसी ने भारत के और भी खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है, जैसे स्मृति मंधाना भी हैं, श्रेयंका पाटिल भी हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए वो विमेंस कैटेगरी में अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अभी ध्यान रखना, नामित किया गया है यानी नॉमिनेट किया गया है, ये अवार्ड नहीं जीते हैं, है ना, नॉमिनेशन किया गया है। मतलब भारत से इन्होंने इनको चुना है इस कैटेगरी में। जैसे ये अर्शदीप सिंह चुने गए हैं तो ये बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। अब कुछ और जो बॉलर हैं उनसे भी इनका मुकाबला होगा। जैसे T20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस बार भारत T20 का विजेता रहा। तो इस बार इनके कैटेगरी में मतलब T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आईसीसी की नज़रों में 3-4 खिलाड़ी हैं, जैसे सिकंदर रजा हैं, बाबर आजम है, ट्रेविस हेड है ना, और अर्शदीप सिंह है। अब इनमें देखा जाता है कौन जीतेगा। जो जीतेगा तो वो अवार्ड की घोषणा बाद में हो। समझ में आई ना बात मेरी? अभी नॉमिनेशन है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से भारत से चुनी गई स्मृति मंधाना। महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की श्रेणी में श्रेयंका पाटिल चुनी गई। ठीक, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई, जैसा इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं जोफ अलार्डिस। अगला, हाल ही में कोनोरू हम्पी ने कौन सी बार महिला विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो कोनोरू हम्पी ने, जो कि भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं, महिला शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्होंने दूसरी बार महिला विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये दिख रही है आपको कोनोरू हम्पी। तो इन्होंने इरीन सुकंदर को हरा करके, जो कि इंडोनेशिया की हैं, उनको हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। ये चीन की जू वेनजुन के बाद कई खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। तो विश्व रैपिड क्योंकि एक से अधिक बार जू वेनजुन ने ही इनके अलावा जीता हुआ है। पहली बार ये 2019 में जीती थी जॉर्जिया में, और अब 2024 में जीती हैं। और पुरुषों वाला किसने जीता? पुरुषों में वोलोडोर मुर्जन ने जीता है ये खिताब। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था
और 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप था और 18वें विश्व चैंपियन बने डी गुकेश। अगला है, हाल ही में केरल ने किसको हराकर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता? तो दोस्तों अभी सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का फाइनल मैच हुआ और इसको चंडीगढ़ को हराकर केरल ने ही जीत लिया। केरल का ये पहला खिताब था। देखो 53 संस्करण इसके हो चुके हैं और 53 संस्करण में अभी तक केरल कभी नहीं जीता था। 53वें संस्करण में पहली बार केरल विजेता रहा। केरल ने चंडीगढ़ की टीम को हराया है और केरल का ये मेडन यानी कि पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल था। ये चंगनसेरी केरल में ही आयोजित भी किया गया था, तो केरल मेजबान भी था। बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप देवेंद्र चुने गए हैं, बेस्ट गोलकीपर राहुल चुने गए हैं। ये हैंडबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है ना, हैंडबॉल हाथ से खेला जाता है। अगला, हाल ही में प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया और इसमें क्या होता है ना कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आने वाले हैं या लॉन्च हो चुके हैं उनकी स्थिति देखी जाती है। पीएम के द्वारा यहाँ पर समीक्षा की जाती है। कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, जो लॉन्च हुई हैं, अभी हाल फिलहाल में आई हुई हैं, इन सब की भी समीक्षा होती है। तो ऐसे में यहाँ पीएम मोदी ने शहरी परिवहन की 6 मेट्रो परियोजनाओं, सड़क और ताप विद्युत में एक परियोजना समेत 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है। बैंकिंग सेक्टर में, बीमा सेक्टर में इनसे जुड़ी जो शिकायतें थी उसको सुने। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई थी, उसकी समीक्षा की है। तो ये प्रगति पोर्टल यही है, प्रगति बैठक यही है। समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी खुद समीक्षा करने बैठते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा भी कि बताओ कि कौन से ऐसे या प्रगति जो प्लेटफॉर्म है या प्रगति की जो बैठक होती है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करना। ठीक है, चलिए, तो ये एकीकृत और संवादात्मक मंच है, मतलब कि इसमें आम आदमी की शिकायतों को सुना जाता है, समाधान किया जाता है। भारत सरकार किन किन परियोजना चल रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी निगरानी और समीक्षा करता है। ओके, प्रगति का फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगला, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मणिपुर सरकार के साथ 3 साल के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। यहाँ पर वो फोटो आई हुई है। तो देखो 3 वर्षों के लिए है तो शुरुआत में, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगे और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत क्या होगा? इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में, मणिपुर के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग दोनों आपस में संपर्क बढ़ा सकें। खास करके वही बात जो मैं आपको हमेशा से बताया आ रहा हूं कि भाई पूर्वोत्तर के लोगों को मेन धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ो। उनको ऐसा ना महसूस होने दो कि भाई आप भारत के नहीं हो या फिर आप पूर्वोत्तर वाले हो तो आप अलग ही हो, कोई मूलभूत सेवाएं नहीं पहुंच रही। अभी तो मतलब पिछली साल पहली बार यहाँ ट्रेन पहुंची है, सोचो इतनी स्थिति है। तो दंगे नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो उनको मुख्य धारा से जोड़ो। उनके लोग भी जब यहाँ से जुड़ेंगे, अपने आप को हिस्सा पाएंगे, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, तब वो लोग और अच्छे से कनेक्ट होना चाहेंगे। चलिए, तो राजभाषा सीखने, संस्कृति, परंपरा, संगीत, पर्यटन, भोजन, खेल, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, इन सब आज क्षेत्रों में यहाँ सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। ठीक है जी, मणिपुर आया है तो मणिपुर के बारे में जान लेंगे। मणिपुर आप देखोगे यहाँ पर है, इम्फाल इसकी राजधानी है और मैं आपको कई बार ट्रिक से बताता हूँ कि कंफ्यूज ना होना कि ऊपर मणिपुर है कि नीचे। आपको ऐसे लिख देना है नागमणि। नागमणि तो जब जानते हो ना, पिक्चर वगैरह खूब देखे होगे। तो यहाँ देखो नागमणि में ऊपर है नागालैंड, नीचे है मणिपुर। तो नागमणि मतलब नागालैंड ऊपर आएगा, नीचे मणिपुर आएगा। अब इसको आने से आपको ये पता लग जाएगा किससे किससे बॉर्डर लगाता है। जैसे ऊपर ये नागालैंड से बॉर्डर लगाता है, नीचे ये मिजोरम से, इधर ये असम से और इस साइड ये म्यांमार से बॉर्डर लगाता है। एन बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं और यहाँ पर अभी नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला जी। ये पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं भारत के, याद रहेगा, पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं भारत के, और इनको अभी नया गवर्नर नियुक्त किया गया। अभी 5 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, मैंने आपको वीडियो दी थी। लोकटक झील यहीं पर है। लोकटक झील के ऊपर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये झील के ऊपर नेशनल पार्क है, इसलिए तैरता रहता है।
तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताओगे कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ है। तुजू दर्रा बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना। 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। ठीक है, अच्छा इतना सारा डिटेल्स वगैरह मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम रिव्यू वगैरह नहीं कराता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्या, या पिछले 1 महीने में मैं जब दूसरी तरफ बिजी था, घर के कुछ कामों में, निजी कामों में बिजी था, तो कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह नहीं ला पाया, तो लोग ये सोचने लगे कि यार मेरे वीडियो से क्वेश्चन ही नहीं आता। और कुछ लोग तो हैं जो भ्रम पैदा करने के लिए आ जाते हैं, वो आ करके कमेंट करते हैं, उनके कमेंट को बाकी बच्चे पढ़ते हैं, वो सोचते हैं हाँ यार सही बात है कि पूछा ही नहीं जाता। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई, वैसे इस टाइप की वीडियो मैं कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन कल वीडियो बनानी पड़ी, और इसमें पूरा प्रूफ सहित डेट वाइज मैंने दिखाया हुआ है कि जो जो भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के, सब आपकी वीडियो से आए हैं। बस आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी बरकरार रखनी होगी, और जो डिटेल्स में बताता हूँ उसमें आप वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो मैं डिटेल्स बीच बीच में बताता हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी डिटेल बीच बीच में बताई जाती है। तो मतलब आप हल्का फुल्का वाला में अब छोड़ दो, अब डिटेल पढ़ना शुरू कर दो, है ना। वन लाइनर वगैरह के चक्कर में ना पढ़ो। वन लाइनर और मैराथन वो लोग पढ़े जो एक बार इसको डिटेल पढ़े हैं, उनको रिवीजन करना है, तब तो मैराथन पढ़ो। और फर्स्ट टाइम के लिए सोचो कि बस नहीं केवल करंट अफेयर पढ़ करके 2 दिन पहले पढ़ करके चले जाएं तो हो जाएगा काम, तो नहीं होगा। अगला, हाल ही में आयोजित किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता। अच्छा, एक और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाया करो तो जो लोग फेक कमेंट करते हैं उनकी आवाज़ ना बुलंद हो पाए, है ना। चलिए, जो लोग रेगुलर एग्जाम देते हो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बताया करो कमेंट करके। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। लक्ष्य सेन आप जानते हो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, भारत के प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो अभी एक किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन आयोजित किया गया, पहली बार आयोजन किया गया था, तो पहली बार आयोजन किया गया था और भारत में मेडल आ गया, अच्छी बात है। तो भारत ने कांस्य पदक जीता हुआ है, इसका पहला ही संस्करण था। ठीक है, तो टूर्नामेंट में ये एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। चीन के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन के दिमाग की ये उपज है, और ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, तो और थाईलैंड के कुनलाउत विंटरटन और डेनमार्क के एंडर एंटोन इसमें सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी हैं। अगला, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 39वें नंबर वाले राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। ये 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, 100 साल कंप्लीट कर लिए। इनको 2002 में मिला था नोबेल पुरस्कार, 2002 में, और किसका क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ये थे जिमी कार्टर। ठीक है, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। अब अमेरिका में कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चल रहे हैं, 47वें नंबर के प्रेसिडेंट चल रहे हैं। 4 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, ये 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ओके, इनकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। मूंगफली की खेती करते थे, और उसके बाद अमेरिकी नौसेना में गए, और उसके बाद धीरे धीरे पद पर बढ़ते बढ़ते गवर्नर बने स्टेट के, जॉर्जिया के, और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। अगला, ये प्रमुख निधन है जो मैं आपको रोज रिवाइज करवाता हूँ। अभी कल भी ओसामू सुजुकी को दिखा करके मैंने रिवाइज कराया था, तो आज मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा। जो लोग नए आए हों वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिलहाल ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। कल मैंने पूछा था सियांग और दियांग नदी लोहित और दिबांग या सिकांग नदियों के साथ विलय के बाद ब्रह्मपुत्र बनाती है, कहाँ पर बनाती है, असम में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ये 1991 में भारत के वित्त मंत्री बने थे। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी ये आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया था, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया था अभी ग्रेड 3 में। तो आप बताइए कमेंट करके 50वें कौन थे, फिर मत कहना कि ये बताया नहीं गया है क्वेश्चन, है ना। 50वां से लेकर 49वां 48वां सब बताया हूँ कई बार। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है ये भी बता देना। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। किताब का इंतजार कीजिए, आज या कल से आप ऑर्डर कर पाएंगे।
मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, तो वंदे मातरम।